जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे तलाक की प्रक्रिया के बारे में। तलाक क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, तलाक के क्या कारण होते हैं, किस तरह से तलाक दिया जाता है, भरण पोषण भत्ता किस स्थिति में मिलता है, कितना मिल सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो कि है तलाक। तलाक एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विवाहित पुरुष व महिला अपने विवाहित जीवन के सभी संबंधों को खत्म करने के निर्णय लेते हैं। यह कार्य वैवाहिक जीवन के एक ऐसे मोड़ पर लिया जाता है जब विवाहित जोड़े के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। शादीशुदा महिला व पुरुष के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उन दोनों का साथ रहना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में वह आपस में समझौता नहीं कर पाने के कारण तलाक के माध्यम से अपने पति और पत्नी के रिश्ते को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा खत्म कर देते हैं और अलग हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह विवाद को समाप्त करने का एक ऐसा तरीका है जो दोनों पक्षों को कानूनी और आर्थिक, लीगल एंड इकोनॉमिक रूप से अलग अलग तरीके से अपना जीवन जीने की अनुमति देता है। तलाक की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में तलाक की प्रक्रिया को 6 चरणों में विभाजित किया गया है। 6 तरीके से तलाक विभाजित किया गया है। पहला है याचिका दाखिल करना। इसके पहले चरण में पति या पत्नी में से किसी के द्वारा पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर करना शामिल है। याचिकाकर्ता पिटिशनर याचिका में डिवोर्स लेने के सभी बातों का जिक्र करता है, जैसे तलाक के आधार, विवाह के बारे में विवरण और मांगी गई चीज़ों की सूची। दूसरा है सम्मन जारी करना। याचिका दायर करने के बाद अदालतें दूसरे पक्ष को तलाक की कार्यवाही के बारे में सूचित करने और जवाब देने का अवसर प्रदान करने के लिए सम्मन जारी करती है। जब अगर पत्नी तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी देती है फैमिली कोर्ट में, तो वह पति के पास पहुंचता है सम्मन के रूप में नोटिस। अगर पति देता है तो वह पत्नी के पास पहुंचता है सम्मन। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया या प्रति दावा। सम्मन प्राप्त होने के बाद दूसरा पक्ष पति या पत्नी को डिवोर्स पिटीशन का जवाब दाखिल करने के लिए एक समय दिया जाता है, निर्धारित समय कि आप फला तक आके अपना जवाब दाखिल कीजिए। वे या तो डिवोर्स का विरोध कर सकते हैं या इसके लिए सहमत हो सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष इस डिवोर्स का विरोध करता है तो वे तलाक या इसके लिए दी जाने वाली अन्य राहत के लिए अपने स्वयं के आधार या कारण बताते हुए प्रतिवाद या विरोध दायर कर सकते हैं। अगला है साक्ष्य और तर्क। इसके बाद जब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दायर कर दी तो कोर्ट सबूत और तर्क पेश करने के लिए सुनवाई का समय निर्धारित करती है। इसमें गवाहों को पेश करना और उनके मामले का समर्थन करने वाले कानूनी बातें शामिल हैं। अदालत तलाक के कारण बच्चे की कस्टडी, बच्चा किसको मिलेगा, ये सब के बारे में, संपत्ति का विभाजन, गुजारा भत्ता आदि चीज़ें पर विचार कर सकते हैं। मध्यस्थता, निपटान या चर्चा। कुछ मामलों में अदालत दोनों पक्षों को समझौता या आपस में चर्चा करने के लिए कह सकती है ताकि उन्हें बच्चे की कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी, बच्चे से मुलाकात और संपत्ति विभाजन जैसे मुद्दों पर एक समझौते करने का मौका मिल सके। यदि समझौता हो जाता है तो उसे अनुमोदन के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है तलाक की डिक्री। यदि अदालत सबूतों और पेश किए गए तर्कों से पूरी तरह से संतुष्ट है, यदि कोई और समझौता नहीं होता है तो तलाक की डिक्री सुना दी जाती है, निर्णय सुना दिया जाता है। यह डिक्री कानूनी रूप से विवाह को समाप्त करती है, कंडीशन ऑफ डिवोर्स को जारी करती है, जिसमें बच्चे की कस्टडी, मुलाकात के अधिकार, गुजारा भत्ता, इसको एलिमनी बोलते हैं, और संपत्ति का विभाजन जैसी सभी
चीज़ें शामिल होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पति व पत्नी के डिवोर्स लेने के क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से कारण होती हैं, संभावनाएं क्या हो सकती हैं। डिवोर्स लेने की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें इस बात के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्या मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से पति व पत्नी एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेते हैं। पहला है सामाजिक और मानसिक तनाव। जब पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर सामाजिक, मानसिक, मेंटली और पारिवारिक फैमिली ज़्यादा बढ़ जाता है तो तनाव, स्ट्रेस के कारण दोनों के द्वारा भी ऐसा फैसला ले लिया जाता है। जैसे लड़ाई झगड़े हो गया, असंतुष्टि, घर के क्लेश कारण, धोखेबाजी या अन्य प्रकार की चीज़ें जिनसे उनमें मनमुटाव, पारिवारिक कलह, ये सब कारण हो सकते हैं। दूसरा है अदालती मामले। कई बार ऐसे मामले भी इस कारण हो सकते हैं जिसमें अत्याचार करना, यौन उत्पीड़न, मानसिक शारीरिक टॉर्चर, यातना देना, किसी बात को छिपाना अयोग्यता से, ऐसे सभी मामले हैं जिनके कारण भी मामला अदालत में चल रहा हो। धोखेबाजी करके शादी करना, अपनी सच्चाई छुपाना, अपना धर्म, जाति, वेशभूषा कुछ भी छुपा के किसी कारणवश से शादी करना। तीसरा है दहेज की मांग। बहुत बार देखा जाता है कि किसी महिला को दहेज के कारण उसके ससुराल के लोगों को द्वारा बहुत परेशान किया जाता है, तो दहेज की मांग भी डिवोर्स का कारण बन सकती है। यह कुछ सामान्य उदाहरण है, और भी किसी भी परिवार में तलाक की स्थिति का कारण और बहुत सारी अलग अलग वजह हो सकती है। यह मुख्य कारण जो प्रायः सामान्यतः देखने को समाज में मिलती है वो ये सब चीज़ें हैं। प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपसी सहमति से, दूसरा है विवादित तलाक। पहला तो बहुत आसान है, दूसरा विवादित नाम से ही पता चलता है कि उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो पहले प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं आपसी सहमति से। इस प्रकार का तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम सहित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के अंदर उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ है कि दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं और दोनों अपनी मर्जी से कोर्ट में डिवोर्स की याचिका दायर करते हैं। इस कानून के तहत दोनों पति पत्नी को यह साबित करना होगा कि वे एक दूसरे से एक साल अलग रह रहे हैं और अब दोनों मिलकर आपसी सहमति से ये डिवोर्स लेना चाहते हैं। दूसरा है हमारा विवादित तलाक, जो कि एक तरफा होता है। इसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पति पत्नी संपत्ति के विभाजन, बच्चों का पालन पोषण, गुजारा भत्ता या किसी अन्य बात को लेकर समझौता करने में असमर्थ होते हैं। इसमें पति पत्नी या पत्नी में से कोई एक तलाक के लिए पिटीशन फाइल करता है, लेकिन दूसरा उसका विरोध करता है। या तो पत्नी अर्जी देगी तलाक के लिए या फिर पति अर्जी देगा तलाक के लिए और दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है। लेकिन विवाह के लिए बनाए गए कानूनों में पति व पत्नी दोनों के लिए कुछ जरूरी कानून बनाए गए हैं। यदि दोनों में से कोई एक पक्ष इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। विवादित तलाक के लिए मुख्य आधार कौन कौन से हैं? भारत में कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के आधारों को भी अलग अलग धर्मों के अनुसार बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। हिंदी विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है। उसमें मुख्य पहला है परित्याग द्वारा तलाक। एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण या सहमति की कम से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए दूसरे को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे तलाक हो जाएगा। क्रूरता के कारण तलाक। पति पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता, हिंसा, जिससे विवाह को जारी रखना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो, शारीरिक शोषण हो, दहेज को लेकर हो या कोई अन्य कारण, किसी भी प्रकार की क्रूरता हो तो वहाँ पे तलाक होने का कारण हो सकता है। व्यभिचार के कारण है। यह एक ऐसा कारण होता है जिसमें पति या पत्नी में से किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने में शामिल होता है। जब इलीगल फिजिकल रिलेशन अफेयर होता है तो वहाँ पे भी तलाक का कारण हो सकता है। धर्मांतरण के कारण।
यदि पति या पत्नी में से कोई भी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और या फिर वो झूठ बोलकर शादी करते हैं, तो वहाँ पे धर्मांतरण के कारण जो उनका बीच मन मुटाव होता है तो वो तलाक का कारण हो सकता है। अपना धर्म छिपाकर, पहचान छिपाकर शादी करते हैं तो यह एक तलाक का कारण हो सकता है। अगला है हमारा मानसिक विकार के कारण। पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक विकार मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। कहने का तात्पर्य है या पति हो या पत्नी जो मेंटली डिसऑर्डर हो और झूठ बोलकर छल कपट द्वारा शादी करा दी गई हो, तो वहाँ पे वह शादी को शून्य करार दे दिया जाएगा, तलाक का कारण माना जाएगा। अंततः वह तलाक में ही खत्म होता है। कुष्ठ रोग के कारण। यदि महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी लंबे समय से कुष्ठ रोग का रोगी है, जिससे वह रोग दूसरे को भी फैलने का कारण बन सकता है, आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, तलाक हो सकता है। अब हमारा अगला प्रक्रिया है आपसी सहमति से कैसे तलाक लेते हैं। क्या प्रक्रिया है इसके बारे में जानते हैं। भारत में आपसी सहमति से डिवोर्स लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी, वह आसानी से तलाक ले सकते हैं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होता है। इसमें आपसी सहमति से होता है। पहला है समझौता। पति पत्नी के बीच आपसी सहमति व तलाक की शर्तों के साथ विवाह को समाप्त करने के लिए सभी बातों का समझौता होना चाहिए, जिसमें बच्चा किसके पास रहेगा, मुलाकात की क्या अधिकार है, संपत्ति का बंटवारा, गुजारा भत्ता आदि बातें जैसे शामिल होती हैं। अगला है दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर पारिवारिक न्यायालय में डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। याचिका में विवाह अलग होने की अवधि और तलाक के समझौते की सहमति शर्तों के बारे में विवरण पे शामिल करना होता है। अलग होने की अवधि का अर्थ है कि किस दिन से किस दिन तक वे साथ थे, और जिस दिन से वे दोनों अलग हुए हैं उस अवधि को वहाँ पे दिखाना पड़ता है, विवरण देना पड़ता है पिटीशन फाइल में कि अब फला डेट से फला तक हम साथ नहीं हैं, हम अलग रहना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं। अगला है इसके बाद अदालत पिटीशन में दिए गए सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद शपथ पर दोनों के बयानों को दर्ज करने के आदेश को पारित करती है। इसके बाद कोर्ट द्वारा दोनों पार्टियों को आपस में समझौते के लिए 6 महीने का समय देती है, जिसे कूलिंग ऑफ अवधि के रूप में भी कहा जाता है। अगर 6 महीने के दिए गए समय के बाद भी दोनों पक्षों में वापस एक साथ रहने की सुलह नहीं होती है तो पति और पत्नी दोनों को आखिरी सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। सामान्यतः यह एक प्रकार का मौका होता है, जैसे कि हो सकता है कि दोनों में आपसी कलह, पारिवारिक कलह से मन मुटाव की वजह से उन्होंने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है, पिटीशन दे दिया है, याचिका दायर कर दिया है और वह बाद में साथ रहना चाहते हैं। 6 महीने को उन्हें समय दे दिया जाए ताकि उसमें कुछ बदलाव हो सके। हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए पति या पत्नी में और वह एक साथ हो सके, इसलिए उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है सोचने समझने का, एक साथ रहने का। अगर बावजूद इसके कि वो दोनों अलग होने की जिद पर अड़े हैं तो उन्हें कोर्ट में फाइनल हियरिंग के लिए 6 महीने बाद बुला लिया जाता है, हाजिर होना पड़ता है। अंतिम सुनवाई होने के बाद दोनों पक्षों को वैवाहिक जीवन समाप्त करने के लिए डिक्री पारित कर देती है। डिक्री का अंतिम निर्णय हो जाता है। बात करते हैं भारत में विवादित तलाक प्रक्रिया की। यह एक लंबी प्रक्रिया है। आपसी सहमति डिवोर्स की तुलना में यह अधिक मुश्किल प्रक्रिया है। भारत में विवाद के तलाक के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। पहले चरण की बात करें, पहले स्टेप की बात करें तो याचिका कैसे दाखिल करना होता है। डिवोर्स की मांग करने वाला याचिकाकर्ता सबसे पहले अदालत की याचिका दायर करता है। उसमें वह तलाक लेने के आधार सभी मामलों को शामिल करता है। दूसरा स्टेप है नोटिस की पालना करना। याचिका दायर होने के बाद तलाक की कार्यवाही का नोटिस दूसरे पक्ष को भेज दिया जाता है सम्मन के द्वारा, किसी प्रकार सूचना द्वारा, और उन्हें कोर्ट की सुनवाई के बारे में सूचित किया जाता है कि यहाँ पे आपके खिलाफ नोटिस या फिर याचिका दायर की गई है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। तीसरा स्टेप है इसके बाद अदालत आगे की कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को आपस में समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक अवसर देती है ताकि वह दोनों एक हो सके। उन्हें एक टाइम दिया जाएगा। अगर दोनों के बीच पक्ष समझौता नहीं होता है तो अदालत आगे की कार्यवाही करती है।
कॉम्प्रोमाइज़ का एक निर्धारित समय होता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लंबे समय तक वो समझौता के लिए टाइम मिले, ऐसा नहीं है। अगला स्टेप है हमारा अदालती कार्रवाई और परीक्षण। दोनों पक्षों कोर्ट के सामने अपनी दलीलें, सबूत, गवाह और पेश करते हैं, जिसके बाद अदालत सबूतों की जांच करती है, एविडेंस की, और तर्कों को सुनती है। हर मामले को लागू कानूनों और परिस्थितियों के आधार पर चाइल्ड कस्टडी, संपत्ति के बंटवारे और गुजारा भत्ता जैसे विभिन्न मुद्दों पर निर्णय देती है। हमारा अंतिम निर्णय है चरण 5, लास्ट स्टेप। प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और तर्कों के पर विचार करने के बाद अदालत अंतिम निर्णय जारी करता है, जिसमें तलाक और संबंधित मामलों पर निर्णय शामिल होता है। जिसके बाद अदालत डिक्री पारित करती है और तलाक के बाद दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। अब गुजारा भत्ता पर आते हैं। मान लीजिए कि अब तलाक तो हो गया, गुजारा भत्ते का क्या होगा, इसमें क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में बात करते हैं। भारत में गुजारा भत्ता, जिसमें रख रखाव के रूप में भी जाना जाता है, तलाक के बाद एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प को कहा जाता है। यह सभी संसाधनों जैसे घर, पैसे, जमीन आदि के समान वितरण और आश्रित पति या पत्नी की वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता के आधार पर एक पति या पत्नी पर दूसरे को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए लगाया गया है। कानूनी दायित्व होता है, जो कि आजकल देखा जा रहा है कि यह एक व्यवसाय बन गया है कि कोई महिला किसी पुरुष से कुछ महीने, कुछ साल के लिए शादी करती है, फिर वह तलाक के लिए डिवोर्स फाइल कर देती है और उसे भारी भरकम मोटी रकम की डिमांड करती है तलाक के लिए। जैसे कि अतुल सुभाष के मामले में देखा जा सकता है कि वहाँ पर 1 करोड़ की मांग की जा रही थी, अंततः अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। ऐसे तमाम केस देखने को मिलते हैं कि पत्नी शादी करेगी और बाद में तलाक अर्जी डाल के मोटे पैसे वसूल करती है। तो इस प्रकार से व्यवसाय को देखा जाता है। जानबूझकर 498 आईपीसी का धारा है। इस प्रकार के जो एक पक्षी महिलाओं के पक्ष में जो कानून है वह पुरुषों पर थोप दिया जाता है और पुरुषों को दबा दिया जाता है, जो कि अब BNS 86 हो गया है। तो ये गुजारा भत्ते की बात हो गई। हमारा लास्ट है, भारत में गुजारा भत्ता की राशि और अवधि विभिन्न बातों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो इस प्रकार है। आय और कमाई की क्षमता। एलिमोनी की राशि पति व पत्नी दोनों की कमाई के आधार पर निर्धारित करती है। वित्तीय ज़रूरतें। अदालत निर्भर या पति या पत्नी की उम्र, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जरूरी बातों पर विचार करते हुए उनकी वित्तीय आवश्यकता के हिसाब से गुजारा भत्ता तय करती है। यह ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि गुजारा भत्ता कानून अलग अलग धर्मों के हिसाब से थोड़े अलग भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको किसी एडवोकेट, लीगल एडवाइजर जैसे वकील से परामर्श की सलाह दी जाती है, ताकि आप अगर इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जूझ रहे हैं तो आपको गुमराह न हो सकें आप, और अच्छे से अपने केस को हैंडल कर सकें। तलाक के बाद चाइल्ड कस्टडी और मुलाकात, किसको बच्चा मिलेगा और मुलाकात की क्या शर्तें हैं, उसके बारे में देखते हैं। यदि किसी शादीशुदा जोड़े के बच्चे हैं तो तलाक के बाद वे बच्चे किसके साथ रहेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। बच्चे की कस्टडी किसे दी जाती है, इस बात पर निर्णय कोर्ट लेती है। न्यायालय यह निर्णय बच्चे के हितों और विकास और उनसे मिलने वाले अच्छे वातावरण को देखते हुए लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पति अस्वस्थ है, मेंटली डिसऑर्डर है, शराबी है या फिर वह फिट नहीं है, तो वह बच्चे की क्या देखभाल कर सकेगा। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में बच्चे की कस्टडी पत्नी को दे दी जाती है। अगर पत्नी अच्छी नहीं है, फिट नहीं है, अस्वस्थ है या फिर उसका कैरेक्टर सही नहीं है या फिर किसी तरह से वह बच्चे का पालन पोषण या फिर अच्छे से बच्चे का हित का ख्याल नहीं रख सकती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की कस्टडी पति को दे दी जाती है। यदि न्यायालय किसी एक अभिभावक को बच्चे की कस्टडी देती है तो दूसरे अभिभावक को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय समय पर बच्चे के साथ मिलने का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष को कस्टडी पे दे दिया गया तो दूसरे पक्ष को मिलने नहीं दे सकता। एक टाइम बाउंड रहेगा कि आप इतने समय पे बच्चे से मिल सकते हैं। तलाक के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ज़रूरी
क्या क्या कागजात होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, उस पर बात करते हैं। भारत में डाइवोर्स के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची कुछ इस प्रकार है। जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोर्ट में देने पड़ते हैं, फैमिली कोर्ट में, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट। इसके लिए सबसे पहले एक मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, आपको वो पेश करना पड़ेगा। दूसरा है तलाक आवेदन पत्र। इसके बाद एक आवेदन पत्र तैयार करना होता है, एप्लीकेशन। यह आपके डिवोर्स की प्रक्रियाओं को शुरू होने का डॉक्यूमेंट होता है। जब आप केस फाइल करते हैं तो वही एप्लीकेशन आपको पेश करना होता है। विवाह संबंधित दस्तावेज की आपका शादी हुआ था, एविडेंस के तौर पे शादी का कार्ड, फ़ोटो, अन्य आवश्यक चीज़ जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, फैमिली फ़ोटो, फ़ोटो शूट या फिर अन्य चीज़ें जो पति या फैमिली के साथ खींची गई है एविडेंस के रूप में, आपको वो दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। पति पत्नी की पहचान प्रमाण पत्र, पति और पत्नी की पहचान पत्र, आइडेंटिटी जैसे फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आवश्यकता हो सकती है तो आपको पेश करना पड़ सकता है। इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। आपत्ति पत्र, इस प्रकार के मामलों में आपको एक आपत्ति पत्र, ऑब्जेक्शन लेटर प्रस्तुत करना होता है, जिसमें तलाक के कारण और अन्य महत्वपूर्ण कारण जानकारी शामिल हो सकती है कि आप किस वजह से तलाक ले रहे हैं। अगला है निवास प्रमाण पत्र। आपका स्थायी रहने वाले घर के पते को साबित करने वाला दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली का या पानी का बिल आवश्यक हो सकता है, जिससे कि आपके निवास का पता चल सके, आपका प्रमाण पत्र हो सके कि आप यहाँ के रहने वाले, आपका स्थायी परमानेंट एड्रेस है। अगला है वित्तीय दस्तावेज। तलाक की कार्यवाही में वित्तीय दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जब संपत्ति विभाजन, गुजारा भत्ता और बच्चे के समर्थन की बात आती है। इनमें शामिल हो सकते हैं जैसे कि बैंक विवरण हो गया, टैक्स डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, निवेश खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, आपके ये सब चीज़ें लग सकते हैं। ज़रूरी है कि मांगा जाए, अगर नहीं मांगते हैं तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो दोनों पति पत्नी को अपने आय के दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि रोजगार की जानकारी, वेतन की जानकारी, व्यवसाय रिकॉर्ड या कमाई का कोई अन्य प्रमाण है, जिससे कि गुजारा भत्ता के निर्णय पर आसानी हो सके और वह इस पर निर्णय ले सके कि पति को या पत्नी को कितना भत्ता देना है, किस प्रकार से देना है, यह उनके आय पर डिपेंड करता है, ताकि एक अच्छा और निर्णय हो सके, पति या पत्नी को दबाया न जा सके और कानूनी लड़ाई में निष्पक्ष न हो सके। आशा करते हैं आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। एग्ज़ाम पर्पज़ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेसिक जानकारी के लिए देख रहे हैं तो अच्छी बात है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह लोगों को जानकारी हो सके कि किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है, ताकि वे गुमराह ना हो सके और वे भटके नहीं और लोगों को जागरूक हो सके, ताकि उनका शोषण न हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।